अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर्स तक हमने 45 पेजेस जो हैं उनको कवर कर लिया था। आज 46 पेज नंबर है, बर्ट्रैंड कर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कहता है अल्फ़ा एस एंड बीटा एस आर कॉल्ड बर्ट्रैंड कर्व्स। अल्फ़ा एस और बीटा एस को बर्ट्रैंड कर्व्स कहेंगे इफ़ फॉर ईच एस नॉट that s naught the normal line to alpha at s is equal to s naught in the same as the normal line to beta at s is equal to s naught. Need not be arc length on both alpha and beta. In this case beta is called Bertrand mate for अल्फ़ा आल्सो n इज इक्वल टू प्लस माइनस एन बी। ये देखिए, मैं आपको ना यहाँ पे डायग्राम तो नहीं बनी, डायग्राम बना के थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये हमारे पास एक अल्फ़ा है और ये हमारे पास एक बीटा है। ठीक है, एक अल्फ़ा कर्व का नाम दे दे, एक बीटा कर्व का। अब यहाँ पे ना इसका नॉर्मल अगर मैं ड्रा करूँ ना तो ये नॉर्मल आ जाएगा हमारा। तो ये देखें कि ये इसका जो नॉर्मल है ना वही इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो जो इस ऊपर वाले का नॉर्मल है वही नीचे वाले का नॉर्मल है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बर्ट्रैंड कर्व्स हैं। ठीक है, एक s इज इक्वल टू एस नॉट पॉइंट पे, s इज इक्वल टू एस नॉट पॉइंट पे हमारे पास, यानी कि एक पॉइंट है ना स्पेस में, ये वाला होगा हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे नॉर्मल लाइन जो होगी बीटा की वही नॉर्मल लाइन हो अल्फ़ा की। ठीक है, तो ये देखें ना कि अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा लाइन है, लेकिन अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लें तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएं तो दोनों कर्व का यहीं पे हमारे पास आता हो। तो ये सिंपल सी मैंने एग्जांपल आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश की है डायग्राम के रिलेटेड, बाकी आप ये सामने नीचे लिखिए। और कहता है यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों कर्व्स की आर्क लेंथ को ही ज़ाहिर करे। ठीक है, आगे चलें जी। स्फेरिकल कंटेक्ट क्या होता है, कहता है लेट एम एंड आर ग्रेटर दैन 0 बी गिवन एंड एम और आर जो है ये हमारे पास एम गिवन है और आर ग्रेटर दैन 0 गिवन है। कहता है एंड सी ऑफ एस इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एस माइनस एम और इसके मोड का स्केयर। वी से डैट अल्फ़ा हैज़ जेथ ऑर्डर स्फेरिकल कंटैक्ट विद द स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एम एट एस इज इक्वल टू एस नॉट इफ़ ये वाली चीज़ हो। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास सी एस नॉट इज इक्वल टू आर स्केयर हो, सी डैश एस नॉट इज इक्वल टू सी डबल डैश एस नॉट, ये सारे आपस में ज़ीरो हों, इक्वल हों और ज़ीरो हों, यानी कि अगर हमारे पास सी ऑफ एस नॉट जो है ना वो क्या बनेगा, वो ये वाली चीज़ बनेगी। यानी कि जब यहाँ पे एस नॉट पुट करूँगा ना तो यहाँ पे एस नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रेडियस आर है तो इसका मतलब ये आर का स्केयर बन जाएगा। आर का स्केयर कहता है अगर ये वाली चीज़ हो और इनके डेरिवेटिव्स लें जे तक तो आंसर सभी का ज़ीरो आता हो तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये स्फेरिकल कंटैक्ट ये हमारे पास हैज़ जेथ ऑर्डर स्फेरिकल कंटैक्ट होगा विद स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर होगा और सेंटर कितना होगा, एम होगा। यानी कि सी ऑफ एस नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एस नॉट माइनस एम और मोड का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर के इक्वल आए। और ये पहली चीज़ ये वाली लिख दी गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स अगर हम इनके लें ना तो वो सारे जे तक डेरिवेटिव 0 के इक्वल आए। तो इसका मतलब है अल्फ़ा हैज़ जेथ ऑर्डर स्फेरिकल कंटैक्ट विद स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर विद ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की बात करते हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में हमने डिस्कस किया था पीछे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, उसमें क्या होता था, एक पॉइंट पी होता था, इसका एक नेबरहुड पॉइंट क्यू ले लेते थे हम। ये दोनों पॉइंट्स अलोंग टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास टेंजेंट प्लेन पे आती होती थी। लिमिटिंग वैल्यू लेते थे हम उस टेंजेंट प्लेन की, तो वह प्लेन की तो हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन आ जाता था। अब यहाँ पे हम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। कहता है लेट सी बी अ कर्व विद इक्वेशन। सी हमारे पास एक कर्व है जो कि इस तरह दिखाई गई है, आर इज इक्वल टू आर ऑफ एस, आर इज अ फंक्शन ऑफ एस है। कहता है पी इज द पॉइंट ऑन द कर्व, पी हमारे पास कर्व पे कोई भी पॉइंट है। देन द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द स्फीयर, वहाँ पे लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द प्लेन था, यहाँ पे लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द स्फीयर है। पासिंग थ्रू पी, पी से पास करें एंड 3 नेबरिंग पॉइंट्स, वहाँ पे एक नेबरिंग पॉइंट था, यहाँ पे 3 नेबरिंग पॉइंट्स हैं क्यू आर एस। और कहता है ये इतने करीब हों कि ये तीनों पॉइंट पी को ही अप्रोच कर जाएं। कहता है लॉन्ग द कर्व इज कॉल्ड द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एट पी, तो इस पी पॉइंट पे हम उस स्फीयर को ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का नाम देंगे। बिल्कुल वही ऑस्कुलेटिंग प्लेन वाली डेफिनेशन है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन वाले क्या थी, एक पी पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट प्लेन पास करता हो, टेंजेंट लाइन के अलोंग हो, और लिमिटिंग पोजीशन हमने उसकी लेनी है, एक पॉइंट क्यू लेना है कि वो पी को अप्रोच कर जाए, देन उस प्लेन को हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन का नाम देते थे। यहाँ पे बिल्कुल वही है, क्या है कि हमारे पास एक सी कर्व है और कर्व की इक्वेशन ये है, पी एक पॉइंट है उस कर्व पे, तो कहता है लिमिटिंग पोजीशन ऑफ स्फीयर लिया है जो कि पी पॉइंट से पास करती है, और हमने पॉइंट लिए हैं क्यू आर एस जो कि पी के ही नेबरहुड है और ये इतने करीब हैं कि ये पी को ही अप्रोच करते हैं। देन उस स्फीयर को हम क्या कहेंगे, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एट पी कहेंगे।
कहता है इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, इसके सेंटर को हम स्फेरिकल कर्वेचर का नाम देते हैं। एंड रेडियस, और इसके रेडियस को रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सेंटर को सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कहते हैं, सेंटर को सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, और इसके रेडियस को स्फेरिकल रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास। कहता है ड्राइव पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेडियस। कहता है ड्राइव करें पोजीशन वेक्टर किसके लिए, सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के लिए, और एक्सप्रेशन जो है उसको ड्राइव करें फॉर इट्स रेडियस, इसके रेडियस के लिए। ये हमारे पास एक स्फीयर यानी कि एक हमारे पास सी कर्व है। ठीक है, सी कर्व है, ये आगे हमने ये एक जनरल वेक्टर हमारे पास पी एस नॉट है, एक क्यू पॉइंट है, एक आर वेक्टर है और पॉइंट है, और एक एस वेक्टर है। ये आर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या है, आर का, ये आर यूनिट, ये आर पोजीशन वेक्टर आ गया पी पॉइंट का, और ये हमारे पास एम जो है ये हमारे पास आ गया सेंटर, सेंटर का, ये वाला सेंटर इसको मानना हुआ है, तो ये सेंटर का हमारे पास आ गया, और ये अल्फ़ा जो है ये हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, रेडियस, और ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर मानना हुआ है, ये सेंटर का पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास रेडियस है, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये चीज़, और इसकी बिना पे हमने ना इक्वेशन लिख ली, इसकी बिना पे हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये डायग्राम से देख के कहता है लेट पी ऑफ एस बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये हमारे पास पी ऑफ एस कोई भी एक पॉइंट है। अब नेबरिंग पॉइंट हमने ले लिए हैं 3 क्यू आर और एस, ये हमने 3 इसके नेबरिंग पॉइंट ले लिए हैं ऑन द कर्व। एम बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर, एम जो है ये पोजीशन वेक्टर का यानी कि सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर है, और अल्फ़ा क्या है, ये रेडियस है हमारे पास ऑफ ऑसिलेटिंग स्फीयर। तो फिर हमने स्फीयर की ये वाली लिख दी हमने इक्वेशन, और ये स्फीयर की इक्वेशन मैंने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशन की थी, जहाँ पे हमने लाइन, प्लेन और स्फीयर की इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये देखें ये किसके इक्वल है, सी ऑफ एस के इक्वल है, वो ऊपर हमने देखा। ठीक है, ये वाली चीज़ सी ऑफ एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस के इक्वल लिख दिया। अब ए जो था ये उठ के इधर आ गया, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 बच गया, और इस सारी चीज़ को हमने सी ऑफ एस का नाम यानी कि एक सी ऑफ एस डिफाइन करवा ली। अब ये देखे कहता है पी ऑफ एस नॉट, क्यू ऑफ एस वन और आर ऑफ एस टू और एस ऑफ, यानी कि ये जो पॉइंट्स है ना नेबरिंग और पी जो था लाए ऑन द कर्व, कर्व पे लाए करते हैं, और फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास एक लाइन है ना, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाए करता है यानी कि इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह अगर कोई प्लेन पे पॉइंट है तो वो उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और उसकी इक्वेशन को। इसी तरह अगर कोई कर्व पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट है किस पे है, कर्व पे, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे उसकी इक्वेशन को। तो ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इसकी जगह पे एस नॉट यानी कि पॉइंट को ही पुट कर दूं तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास S0 था, S1 S2 S3, ये पॉइंट्स हमने पुट किए तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि आंसर 0 आएगा। यानी कि ये इक्वल टू 0 था ना, जो पॉइंट पुट कर दें तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इनका भी आंसर इक्वल टू 0 आएगा। कहता है अप्लाई द रोलेस थ्योरम ऑन CS इन, ये 0 से लेके 1 तक और 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, ये इंटरवल हमने बना लिए 3, और कहता है इन पे हमने रोलेस थ्योरम अप्लाई करना है। रोलेस थ्योरम क्या था ये आप पढ़ेंगे कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में वगैरह ना, आपको जो सबसे ज़्यादा आपको बुक आती होगी वही मैं आपको हवाला दे देता हूँ, SM यूसुफ की बुक से, चैप्टर नंबर 4 होगा या 3 उसके स्टार्टिंग में। इसके अलावा आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है, वहाँ में भी आप रोलेस थ्योरम को देखते हैं कि इंटरवल है अगर कोई, तो उसमें एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, उस पर कंडीशंस लगी होती है। सिंपल तो बता देता हूँ, तो अगर हम एक कांस्टेंट लेना है, वहाँ पे ना एक ऐसा कांस्टेंट एग्जिस्ट कर जाता है इंटरवल के, ओपन इंटरवल, अगर ना दोबारा बताता हूँ, अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में और कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, तो वहाँ पे हमारे पास उसमें एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है कि जिस पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 रहा हो। और ये भी कंडीशन लगी होती थी एक तीसरी, 1 मिनट मेरे पास बुक पड़ी होगी कहीं से, मैं ढूंढ के बताता हूँ, 1 मिनट बस, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड होते हैं। सारी कंडीशन देख ही दूँ मैं। हाँ जी आ गया मैं, 1 मिनट जी, ये इंटीग्रेशन आ गई है, 1 मिनट, बुक तो मिल गई है। इसको ना कहते हैं जनरल थ्योरम्स, ये आ गए हैं हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 है जनरल थ्योरम्स एंड डिटरमिनेट फॉर्म्स। रोलेस थ्योरम कहता है कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए का आंसर आता हो एफ ऑफ बी के इक्वल। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं ना सभी के, तो इसका मतलब क्या है
कि वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो रहा हो। तो यहाँ पे कहा है कि यहाँ बीटा वन एग्जिस्ट करता होगा जिस पे डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बीटा टू एग्जिस्ट करता होगा जिस पे नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बीटा थ्री एग्जिस्ट करता है यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। अब इन बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री यानी कि ये भी तो 3 पॉइंट्स ही है ना, इन 3 पॉइंट्स पे भी हमने रोलिस थ्योरम लगा लिया। तो जब इस पे लगाया तो फिर वहाँ पे R1 और R2 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि इसका डेरिवेटिव यानी कि अब पहले तो एक दफ़ा डेरिवेटिव हो गया था तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव दूसरा। अब ये जो R1 R2 आए हैं इस पे अब हमने रोलिस थ्योरम लगा दिया, अगेन अप्लाई रोलिस थ्योरम, अब अगेन अप्लाई किया। अब ये R1 R2 तक का इंटरवल हमारे पास बन गया। तो हमने कहा देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा इनमें से कि ट्रिपल डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। अब देखिए कहता है व्हेन क्यू आर एस अप्रोच करेंगे पी को तो देन ये वाले सारे पॉइंट्स जो है ना, ये वाले जितने भी है वो सारे अप्रोच कर जाएंगे किसे, डेल्टा ना ये एस नाट को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ लिखी है। तो इस एस नाट पे पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव सारे जीरो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सी एस ऑफ नाट इज इक्वल टू जीरो है, ये हम ऊपर देख के आए थे, ठीक है, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो इसकी जगह पे यानी ये पॉइंट पुट किया तो ये वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये यानी कि ये बन जाएगा आर ऑफ एस नाट माइनस एम नाट होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और ए स्क्वायर उधर आगे प्लस का हो गया, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ दोबारा ऊपर से मैं लेके आया हूँ, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने पुट की है ना, वो जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू ये वाली चीज़ आ गई, यानी कि वो दोबारा देखे ना यही चीज़ लिखी हुई है। इसको अब क्या कहता है, डिफरेंशिएट करना है हमने, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये सी डैश ऑफ एस बन गया, ये पावर नीचे आई, पावर से एक कम किया। अब यहाँ पे ना गौर करिएगा, इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो गया, इसको ख़त्म कर दें, पावर नीचे आ गई, पावर नीचे आ गई, जिसकी पावर कम की उसकी यानी कि जिसकी पावर नीचे उतारी थी उसमें से कम कर दिया तो पावर 2 - 1 1 पावर बच गई। अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि इसकी पावर उतारी थी तो डी आर ओवर डी एस क्या होता है, टी होता है, यानी कि डी आर ओवर डी एस बचपन से पढ़ते आए, बचपन से यानी कि जो पहले लेक्चर स्टार्टिंग वाले से, ये टी इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जी मैंने लिख दिया इसका, और एम क्या है, कांस्टेंट है, सेंटर है, तो इसका ज़ीरो हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो आगे टी आया है ना, इस वाले का ही डेरिवेटिव आ गया, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या किया, इसमें हमारे पास ये पॉइंट पुट कर दिया एस नॉट और इक्वल टू ज़ीरो जब पुट किया, यानी कि ये थे ना पहला डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा और तीसरा, तो हमने 3 डेरिवेटिव्स तक जाना। तो पहला ये आ गया, दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, देखें अब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेना हो तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव अगर लेना हो तो इसका हमारे पास क्या आएगा, यानी कि ये ना मिस्टेक हुई है, यहाँ पे साथ में 2 भी लिखा हुआ था, 2 भी, तो जब ये 2 उधर जाके ज़ीरो हो गया, नहीं बल्कि सही लिखा हुआ है 2 उधर जाके ज़ीरो, ये हमारे पास चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे सी डैश एस है ना, पॉइंट पुट किए बगैर, जिसको पॉइंट पुट किया ना वो डिफरेंशिएट टू कांस्टेंट वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका टी डैश और माइनस ज़ीरो, टी डैश माइनस ज़ीरो, टी डैश ही हो गया और ये टी डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला फंक्शन वैसे ही, यानी कि ये देखें ये वैसे ही आ गया, और इसका डेरिवेटिव टी डैश का डेरिवेटिव जो होता है ना, ये के एन हैट होता है, कैसे ये हम एक पढ़ के आए थे, क्या टी एन ओवर कैपा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, एन के इक्वल। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के कैपा एन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इसका डेरिवेटिव लूँगा ना टी डैश बन जाएगा, तो ये कैपा एन बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, पॉइंट पुट किया इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल रख दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको 3 का नाम दे दिया, 2 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट देखें, दोबारा इस वाले को पकड़ा हम, अब इसको डिफरेंशिएट किया, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये पहला जो है हाँ, इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहले देखें कि ये हमारे पास टी डैश तो टी डैश ये 1 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो जब सिमिलर वेक्टर्स हो उनके डॉट प्रोडक्ट लें, उनके दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 0, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो वो cos 0 1 होता है, यानी कि टी यानी कि इनकी डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो 2 1 2, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0, ठीक है। अब ये देखें इस पे आए, इस पे ना प्रोडक्ट रूल लगने लगा है, तो 2 वैसे का वैसे, ये पहले वाले का डेरिवेटिव टी डैश टी हैट वो कैसे आता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, और ये दूसरा फंक्शन एज इट इज़, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव। अब के जो है इस पे ना प्रोडक्ट रूल लगने लगा है, इस पे क्या प्रोडक्ट रूल लगने लगा है, तो पहले का डेरिवेटिव के डैश और एन हैट वैसे ही, प्लस दोबारा ये फंक्शन वैसे ही, अब के वैसे ही इसका डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या है, हम फर्नेट सीनेट वाले में पढ़ के आए थे, इसका डेरिवेटिव होता है टा बी हैट माइनस के टी हैट, ठीक है। ये वाली चीज़ हम पढ़ के आए थे, तो ये हमने इसकी वैल्यू यानी कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। दोबारा देख लें, जब इस वाले का डेरिवेटिव हमने लेना है ना, तो ये चीज़ पहली
पहली यानी कि ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है, ये यानी कि 3 फंक्शंस हैं, आप इस तरह भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 फंक्शंस हैं। 3 फंक्शंस नहीं है बल्कि इसका एक दफ़ा तो डेरिवेटिव हो गया था, वो ये वाली चीज़ आ गई, बाकी बच गया ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ऐसे भी नहीं ना करना, सिंपल बात, छोड़ दें सब कुछ, 1 मिनट छोड़ दें सब कुछ। ये 3 फंक्शन है आपस में, कितने 3 फंक्शन है, तो पहले का डेरिवेटिव ये आ गया, दूसरा तीसरा एज इट इज़। अब पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव तीसरा एज इट इज़, अब पहला दूसरा एज इट तीसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, आपको पता है ना 3 फंक्शन वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब क्या कहता है, इस पे पॉइंट 0 जो पुट किया S0, तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास निकल आएगी, यानी कि उसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, और जब C0 S0 पुट करेंगे इक्वल टू 0 तो ये यहाँ से ये वाली चीज़ इक्वेशन नंबर 3 निकल के आएगी। तो कहता है बाय 1 2 एंड 3, बाय 1 2 एंड 3, 2 1 2 एंड 3 से क्या चीज़ बनेगी, ये वाली जो इक्वेशन बनेगी ना, ये हमारे पास देखें अब 1 2 एंड 3 की मदद से, यानी कि अब ये देखें, ये वाला देखें 1 ये है, ये देखें यूनिट वेक्टर कौन सा आया है, टी के साथ वाला, टी यूनिट वेक्टर के साथ वाला। दूसरे वाले को देखें तो एन वाले के साथ वाला कौन सा आया है, -e। यानी कि अगर मैं ना यहाँ पे आपको सिंपल से पेज पे लिख के दिखाऊँ, तो हर एक कोई भी अगर वेक्टर लिखना हो, मैं वी ही लिख लेता हूँ, वी वेक्टर, तो इसका टी वाला भी होगा, ठीक है ना, वी आई टी वाला भी होगा, और यानी कि यहाँ पे उन्होंने सी डैश वाला लिया हुआ है ना, तो मैं दिखाता था सी ऑफ एस इज इक्वल टू, यानी कि देखें टी वाला कंपोनेंट भी होगा, उससे आगे वाला कंपोनेंट क्या होता है, एन वाला होगा, और उससे आगे वाला क्या होता है, उससे आगे वाला हमारे पास होता है बी वाला, तो ये बी वाला आ गया, ये तीसरी इक्वेशन में हमारे पास बी वाला आ गया। ठीक है, यानी कि तीनों आ गए हैं हमारे पास, तीनों आ गए हैं। तो जब इनको रखा तो इसके ना 3 कंपोनेंट आगे आने थे, एक टी वाला, एक एन वाला और एक बी वाला। तो जब कंपेयर करें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ऊपर वाले की वैल्यू जो एन वाले की थी वो ये कितने गई, एन वाले की ये वाली आ जाएगी, और जो टी वाले का है कंपोनेंट कंपेयर वगैरह करें तो ये हमारे पास टी वाले की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, कितनी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी, पहले वाले की 0, दूसरे वाले की -2 और इस वाले की ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और हमने क्या किया, m0 ये इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, बल्कि ये m जो है उधर जाके प्लस का हो गया, और ये सारी चीज़ें इधर आके माइनस की हो गई, ये m उधर जाके प्लस का हुआ और ये सारी चीज़ें इधर आके माइनस की हो गई, तो r ऑफ S0 और ये बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ये इधर आके प्लस e हो गया, प्लस रो हो गया, रो n यूनिट वेक्टर और प्लस रो डैश, और ये आ जाएगा थीटा, और बी हैट इज इक्वल टू बन गया m। तो इसने ये लिखा हुआ है कि m हैट इज इक्वल टू r, ये वाली चीज़ लिख दी। ठीक है, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर है, यानी कि m क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर था ना। अब क्या करता है, इसकी ना इस वाले की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। जब इस वाले की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 0 का स्क्वायर और माइनस रो का स्क्वायर, और ये वाली चीज़ निकल के आई, और ये एक्सप्रेशन फॉर रेडियस है, क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, ये हमारे पास अगर इसका स्क्वायर हो तो वो रेडियस के स्क्वायर को शो करता है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर सिंपल आपको बताओ ना, तो स्टार्टिंग पे आ जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, रेडियस वाले का बता देते हैं। तो ये देखें, ये सी ऑफ एस इज इक्वल टू इसके इक्वल, यानी कि ये रेडियस वाले का स्क्वायर था। ठीक है, तो रेडियस किसके इक्वल होगा, ये अंदर वाली यानी मैग्नीट्यूड के, तो ये एक्सप्रेशन फॉर रेडियस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 4.10 वाली, कहता है फॉर कर्व लाइंग ऑन स्फीयर, कर्व जो है वो स्फीयर की लाई करती है ऑफ रेडियस अल्फ़ा, जिसका रेडियस ए है, ये अल्फ़ा है। तो कहता है 1/k होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1/कैपा रो के इक्वल होता है, यानी कि 1/कैपा जो है ये रो के इक्वल होता है, या कैपा 1/रो के इक्वल होता है, जैसे मर्जी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। और टा जो होता है ये 1/सिग्मा होता है, या सिग्मा जो होता है ये 1/टा होता है, जिस तरह मर्जी लिखें। अब हमें पता है क्या कि एम बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर रेडियस, ये इसकी इक्वेशन है जो कि हम ऊपर देख के आए। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएट दोबारा कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट किया तो वही चीज़ें आ जाएंगी जो हम पीछे डिफरेंशिएट करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करते गए, अगेन डिफरेंशिएट 1 2 3 बन गई, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये वाली चीज़ बन गई तो ये हमने लिख लिया वो रेडियस वाले का एक्सप्रेशन। तो मैंने ये देखें पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इतना सॉल्व किया था ना, ये बता देता हूँ कहाँ पे आई है। तो ये देखें ये वाली चीज़ आई है ना, ये वाली चीज़। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ये पीछे वाला है जो हम करके आए हैं। ठीक है, तो ए इसके इक्वल आ गया, तो ये देखें ए इसके इक्वल आ गया, और यहाँ से हमने क्या किया, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, ये चीज़ बन गई। यानी कि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी कि चलिए लिखा हुआ है तो बेहतर है, लिया जज़ाकल्लाह। तो ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हाँ ये वाला एक्सप्रेशन आ गया ना हमारे पास। तो
बस आ गई, दोनों तरफ स्केयर ले लेना था तो हमारे पास ये वाली नीचे वाली चीज़ प्रूव हो जानी थी, लेकिन एक लैदा प्रपोजिशन थी तो इस वक्त ये लैदा सॉल्व हुई है। ठीक है, और मैंने ये आपको बता दिया कि डो 1 ओवर कैपा के इक्वल, और डो डैश यानी कि 1 ओवर कैप, डो डैश डो हमारे पास लिखा नहीं जा रहा है, लिखने लगा, डो हमारे पास 1 ओवर कैपा के इक्वल, तो जब डो डैश करूँगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर जाकर पावर -1 हो गई, पावर नीचे आगे पावर से कम किया तो पावर -2 बन गए, तो ये हमने बटे में ले लिया इसको, और जिसकी पावर कम की थी आगे उसका डेरिवेटिव, तो ये वाली चीज़ उसकी जगह पे आ जाएगी, डो डैश की जगह पे ये वाली चीज़ डो डैश की जगह पे आ गई, और माइनस साइन भी आएगा लेकिन स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा, इस वजह से नेगेटिव साइन लगाया, और ये सिग्मा 1 ओवर टाग इक्वल होता है इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा कितना उड़ाया गया, फिर देखें इसको, लेंथ ही है, चलिए जी मैं आगे ना स्पीड से करवा देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, पी ऑफ एस बी पॉइंट ऑन द पोजीशन वेक्टर ऑफ, बल्कि ये आप खुद करें, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल ये डायग्राम है, और डायग्राम को यूज़ करते हुए ना हमने हेड टू टेल रूल का यूज़ किया यहाँ पे इन तीन चीज़ों पे, R1 और P पे हेड टू टेल रूल का यूज़ करके ना हमने ये वाली इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख लिया। और नेक्स्ट देखें के कहता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू अल्फा एस नॉट प्लस 1 ओवर के एस, यानी कि ये 1 ओवर कैपा के इक्वल होता है, और जहाँ पे आर था उसको अल्फा का नाम दे दिया, रेडियस को हमने सेंटर का नाम, ये आर वाले को एम का नाम सेंटर का, और एन यूनिट वेक्टर को ये कैपिटल एन का नाम दे दिया। इसका आल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट पी कहेंगे। सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या कहता है सर्कल विद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस इज कॉल्ड सर्कल विद सेंटर ऑफ ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो और रेडियस जो है वो रो, इसका आला सर्कल ऑफ कर्वेचर, इट इज लाइज ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे लाई करता है ये कहा गया है कि इफ़ कैपा नॉट इक्वल टू 0 कंप्यूट द फर्स्ट 3 डेरिवेटिव्स ऑफ सी एस इन टर्म्स ऑफ, कहता है कि अगर कैपा नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसके पहले 3 डेरिवेटिव्स निकाल लें इस टर्म्स में। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सी ऑफ एस हमारे पास इसके इक्वल होता है, पहला डेरिवेटिव लिया तो ये वाली चीज़ आ गई, दूसरा डेरिवेटिव लिया मजीद इसको सोल्व किया, वही चीज़ जो कि हम सोल्व करते आए हैं। ठीक है, वही चीज़ जो पीछे हमने सोल्व किया, इसी तरह तीसरा डेरिवेटिव लिया इसके इक्वल आ गया, डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तीनों डेरिवेटिव ले लिए, किस टर्म्स में आए हमारे पास, टी एन बी के और टा की फॉर्म में, तो ये सिंपली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, फार्मूला आने चाहिए, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कहता है लेट अल्फा ऑफ एस हैज कांस्टेंट कर्वेचर है, प्रूव दैट ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एंड ऑस्कुलेटिंग सर्कल हैव सेम रेडियस। अल्फा ऑफ एस हमारे पास कांस्टेंट कर्वेचर है, हमने साबित करना है ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और ऑस्कुलेटिंग सर्कल जो है दोनों का हमारे पास सेम रेडियस होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज, ये वाली चीज़ इक्वेशन है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ये होता है, और इफ़ कर्वेचर इज कांस्टेंट, कर्वेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हमारे पास रो की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, रो की कांस्टेंट हो गई तो ई डैश हमारे पास 0 हो जाएगा, ई डैश 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट इसको तस्वर कर लिया बस, ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग ऑफ सर्कल की, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का ये होता है जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, और ऑस्कुलेटिंग सर्कल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं ये वाली, तो ये इक्वल आ गया क्या, एम ऑफ एस इसका पोजीशन वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर के इक्वल आ गया, यानी कि ये एस वाला जो है उसका रो जो है वो सी वाले सर्कल वाले की रो के इक्वल आ जाएगा। तो ये रेडियस था, इसको रेडियस कहा हुआ, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व जो है रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला, कहता है अंडर व्हाट कंडीशन डज द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हैव आ कांस्टेंट रेडियस, कौन सी कंडीशन होगी कि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का जो रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाए, तो ये वाली चीज़ थी हमारे पास, और ये इसके इक्वल होता है, ये हम प्रूव करके आए, यानी कि ये हमने कितनी दफ़ा कोई है ना भाई, अभी 2-3 दफ़ा इसको यूज़ कर तो लिया है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कहाँ पे है ये वाली चीज़, एक यही लिखी हुई है, और इसकी जगह पे जब ए रख दिया था हमने तो ये देखें ये वाली चीज़ और ए रख के आगे, यानी कि यही फार्मूला बार बार यूज़ हुआ है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन गई, एक मिनट, ये वाली चीज़ हमने लिख दी, और कहता है कि ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए, अगर रो कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट, सिग्मा पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि ये कैपा का उल्ट होता है ना, कैपा इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर कैपा, तो कैपा कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, रो को कांस्टेंट कर दिया, ये सारा कांस्टेंट, तो यानी कि ये वाली चीज़ क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और अगर ये कांस्टेंट हो गई तो क्योंकि कैपा तो ये लिखा हुआ है कैपा और रो कांस्टेंट, तो अल्फा ऑफ एस क्या बन गई, एक प्लेन कर्व बन गए। ठीक है, अगर इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है तो ये हमारे पास प्लेन कर्व बन गए, तो हमने क्या कह दिया, बल्कि जो कहना था वो हो गया, अंडर व्हाट कंडीशन ऑस्कुलेटिंग स्फीयर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, कब, जब कैपा हमारे पास कांस्टेंट होता है, ई हमारे पास कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाए, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वोलेट एंड अवोलेट जो है ये टॉपिक रह जाएगा, और इसी के साथ ही हमारे, और इसके बाद फिर सेक्शन 6 वाला रह जाएगा, और फिर हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।